सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज हमारे साथ इस समय हम सबके प्रिय मुजफ्फर अली जी हैं। मैं उनका आज हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, जिस शख्स पर हम 11 अक्टूबर से कार्यक्रम कर रहे हैं, आप जानते हैं उसकी वजह। वह वजह है मुजफ्फर अली जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का। आज 21 अक्टूबर है, मुजफ्फर अली जी का जन्मदिन। मैं आप सभी की ओर से उन्हें इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, उन्हें ढेरों बधाइयां देता हूं। मित्रों, मुजफ्फर अली एक ऐसी शख्सियत हैं जिसमें कई दुनिया बसती है। एक व्यक्तित्व में कई व्यक्तित्व रहते हैं। इसीलिए हमने आज यह कोशिश की कि जब मुजफ्फर जी पर कार्ड बनाया जा रहा था तो उसका टाइटल इसी से मिलता जुलता रखा, मुजफ्फर अली एक में अनेक। 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आपने कई लोगों को सुना, कई फील्ड के लोगों को सुना, और आज स्वयं वे हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक छोटा सा वीडियो इस अवसर पर हमने तैयार किया है, उसे देखें और फिर आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फर अली एक अनूठा शख्स है जो मुसलसल अपनी राह चले जा रहा है। तसद्दुद उसकी खुराक है, सादगी उसका पहनावा है, सरोकार उसकी छत है। वह धंसा हुआ है अपनी मिट्टी में गहरे, जुड़ा हुआ है अपनी जड़ों से। वह गमन और आगमन की कहानी कहता हुआ बीच में कहीं उमराव जान के फंसाने को ले आता है। दर्द स्त्री का हो, दर्द पुरुष का, दर्द टैक्सी ड्राइवर का हो, दर्द गन्ना किसान का हो, वह उसे दर्ज करना जानता है। वक्त का सूरत हाल हम देखते हैं उसकी फिल्मों में। जब सियासत होती है धर्मों के नाम पर, वह पदयात्रा करता है। समाज के टूटते जाने की कसक उसके कार्यों में दिखती है। उस नाउमीदी में उम्मीद की कोई लौ भी झिलमिलाती है। उसके भीतर का इंसान खरा है। पतझड़ से पटे हुए जंगल में जो कहीं थोड़ा बहुत हरा है, वह उसे संभाले रखना चाहता है, संजोए रखना चाहता है। वह लोगों के बीच जाता है, लोगों के हित में अपनी बात रखता है। उसका पैमाना कभी खाली नहीं रहता है, तब भी नहीं जब कईयों को वह खाली दिखता है। गरज यह कि वह किसी को कभी निराश नहीं करता। उसके बेशतर कामों में गंगा जमुनी तहजीब है। एक अलहदा सूफी मिजाज है उसका। वह सबकी खबर रखता है, सबकी चिंता करता है, सबकी सलामती में अपनी सलामती मानता है। ऐसे शख्स हैं मुजफ्फर अली, और हमारे लिए यह खुशी की बात है कि वे आज स्वयं
इस एकाग्र में उपस्थित हैं। मित्रों, आज हम अधिक से अधिक उन्हें सुनेंगे, उनके विभिन्न पक्षों को जानेंगे। हालांकि हम कई स्रोतों से उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस बीच कुल 16 कार्यक्रम हुए। 17वीं कड़ी यह है, कार्यक्रम 16 हुए, मगर हमारे जो स्पीकर हैं उनकी संख्या इससे अधिक है। ऐसे में हमने उन वक्ताओं से भी बहुत कुछ जाना समझा। अलग अलग फील्ड के लोग आए, परिवार के लोग आए, विभिन्न पीढ़ियों के लोग आए। इसके बावजूद कई ऐसी चीजें हैं जो मुजफ्फर अली स्वयं बताएंगे, और हम जब स्वयं उनके मुख से वे बातें सुनेंगे तो शायद कुछ और अधिक आनंद को प्राप्त होंगे। तो आइए मित्रों, मुजफ्फर अली को सुनते हैं, उनके कॉलेज के दिनों में चलते हैं, अलीगढ़ चलते हैं। जो स्रोत है उनकी उड़ान का, जो स्रोत है उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाने का, जो स्रोत है सिनेमा में साहित्य को लाने का, जो स्रोत है एक व्यक्ति को अदब से गहरे जोड़ने का। आदरणीय मुजफ्फर अली साहब, कृपया इस अवसर पर कुछ कहें। जी नमस्कार, आदाब। नमस्कार। अर्पण भाई, आपने तो मुझे ज़हनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, तख्लीकी तौर पे इतना दबा दिया है अरे अपने नहीं नहीं, खुलूस से और कोशिश से कि मैं समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ बात को। अलबत्ता मतलब जाहिर है हर बात जो है उसका कहीं शुरू और कहीं आखिर तो होता ही है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो इतनी दिल से जुड़ी होती हैं कि जिनका ना कोई वक्फा होता है, ना जिनकी दूरी होती है। जी, दुनिया सुने तो किस्सा गम है बहुत तवील, हाँ तुम सुनो तो किस्सा गम मुख्तसर भी है। तो वाह, सारी कहानी जो क्रिएटिविटी की है वो है किस्सा गम की। अब जब तक हम किस्सा गम समझेंगे नहीं और महसूस नहीं करेंगे तो हम उसको लोगों को का एहसास नहीं दिला सकते। और ये खुशी तो एक ऐसी चीज है, तो वो तो आती जाती रहती है, लेकिन गम जो है वो इंसान का एक तरीके से देखा जाए तो एक ग़िज़ा होती है, उसका एक ड्राइविंग फोर्स होती है कि एक उसका उसकी कोशिश होती है कि गम कैसे हम दूर करें, गम से कैसे निजात पाई जाए। तो गम को से निजात पाने के लिए गम को समझना, गम में डूबना डूबना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत से कल्चर्स में आपको मिलेगा, बहुत सी रिवायतों में मिलेगा कि गम से डूब के जो आदमी निकलता है वो एक उसका एक कथाटिक वो असर था। मुहर्रम को देखें तो जो गम हुसैन है वो आदमी को हर गम से बाला तर कर देता है। तो मकसद ये है कहने का कि गम को समझना, गम को महसूस करना, गम को तख्लीक में लाना और गम से तख्लीक करना, ये मैंने अपने बचपने से सीखा है। और चाहे वो गम दुनिया हो या गम जाना हो या गम दौरा हो, गम तो गम होता है। जैसे अलीगढ़ में गया तो वो वहाँ पे जो मैंने देखा वो गम दौरा था, गम उसमें गम जाना भी मिला हुआ था। लेकिन एक फिक्र थी समाज की, एक फिक्र थी अ, माशरे की, एक फिक्र थी इंसान की कि इंसान कहाँ से कहाँ जा रहा है और क्या चीज है जो उसको का सहारा बन सकती है। तो क्रिएटिविटी में दर्द और गम ये बहुत बड़ी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है
काम आती है वो आदमी की तहजीब। तहजीब जो है वो दूसरे के गम को एहसास करने के रास्ते खोलती है। जी और जब तक आप में तहजीब नहीं है तो आप दूसरे के गम को महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आप में एक क्लोज माइंडेडनेस है तो आप दूसरे के गम को महसूस नहीं कर सकते। गम जो है वो एक इंसानी कैफियत, तो एक इंसानी कर्ब है, एक इंसानी जद्दोजहद है। और वो इंसान के साथ, हर दौर के साथ, हर वक्त के साथ वो चलता रहता है। और एक क्रिएटिव आदमी का काम है कि उसको, मतलब कदम ब कदम, गाम ब गाम उसको समझता रहे और उसके लिए क्या कहते हैं, जिद्दतें करता रहे कि वो गम जो है वो हल्का होता रहे। और गम को हल्का करने के लिए एक उसका एक फलसफा होता है जो समझना पड़ता है। तो हम गम को कई तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन गम को गम की तरह और एक क्रिएटिव तरीके से दिखाना जो है वो गम का, जिसे कहना चाहिए समाधान, एक कल्चर में पैदा होता है। तो जो कल्चर्स होते हैं वो, दे आर वेज ऑफ काउंटरिंग ग्रीफ, काउंटरिंग सॉरो एंड जी राइजिंग अबव दैट। तो ये चीजें जो है, जो मुझे लगता है मैंने अपने बचपन से, लखनऊ से, अपने वालिदैन से सीखी है और एक माशरे से सीखी है। और यही जाके जब मैं अलीगढ़ गया तो इसमें और पुख्तगी आई, इसमें और ज़्यादा डायमेंशंस पैदा पैदा हुए, समझ पैदा हुई। तो ये चीज़ें मेरे लिए आज भी एक बहुत बड़ा सहारा है। और इसमें, इसी को लेके आप को एक तरीके से जमीन पे उतरना पड़ता है। जब तक आप जमीन पे नहीं उतरेंगे आप गम नहीं समझ पाएंगे। तो एक शेर है ना, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे। तो वाह दहलीज पर उतार के आदमी, जो आदमी एक जमाने को देखता है, एक इंसान को देखता है, एक कलाकार को देखता है, तभी आदमी को कुछ मिलता है और तभी आदमी कुछ दे पाता है। अब फर्ज कीजिए आपने इतने इतने हमारे चाहने वाले और हमारे साथियों को इकट्ठा किया, और जब भी मैंने सुना उनको, तो मैं, ये समझिए, इतना भावुक हुआ कि जी मैं कुर्सी से उतर के जमीन पे बैठ के उनको सुनने लगा। क्योंकि मुझे लगा कि मैं इनकी इनकी भावना को कुर्सी पे बैठ के नहीं सुन सकता हूँ। क्योंकि ये जो बोल रहे हैं वो ये एक ऐसे एहसास के असर से बोल रहे हैं जो, जाहिर है मैं इनके सामने नहीं हूँ, ना ये मेरे सामने है, लेकिन ये डायरेक्ट मेरे दिल से बात कर रही हैं। तो जी ये चीजें जो हैं, ये मुझे लगता है क्रिएटिविटी की एक बहुत बड़ी पहचान है। और हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसकी बुनियाद है। अगर हम लोग हिंदुस्तान की तहजीब की बुनियाद पर नहीं समझेंगे तो फिर हम हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं हैं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। तो ये क्रिएटिविटी एक इंडियन कल्चर की एक बहुत बड़ी पहचान है, जो हमें मतलब जिसका एहतराम करना हमारा फर्ज है। जी जी आप भी तो कुछ इस जी जी नहीं, मैं भी क्या, भारी हो अधिक से गया? अधिक सुनने का जो अपना आनंद है और आपको सुनने का आनंद है, नहीं, मैं क्योंकि तो ऐसे ही बकबक करता हूँ। आप सिर्फ मतलब एक फनकार नहीं है, उसके पीछे जिस तरह की पूरी परंपरा को आप लेकर चलते हैं हर काम में। एडवर्टाइजिंग एजेंसी की भी जब बात आप करते हैं, और जब आप उन दिनों में गए, बिल्कुल शुरुआती दिनों में बीएससी करने के बाद, तो वहां भी आपने कई नई चीजें की। जो विज्ञापन की दुनिया पश्चिम से आक्रांत थी, वहां भी आपने कुछ प्रयोग किए। तो उस संबंध में भी कुछ बात करें। फिर वहां आप कई लोगों से मिले, सत्यजीत रे और तमाम लोगों से। वहां आपका पेंटर भी खाली समय में काफी एक्टिव रहा। तो देखिए, चूंकि आप अलीगढ़ के बाद सीधे वहां गए, तो उसका बड़ा
प्रभाव भी रहा। वहां से भी कई हमारे पास स्पीकर आए। आज गौतम घोष जी भी आने वाले थे, मगर वो यहीं पास में अमरकंटक में कुछ कनेक्टिविटी की समस्या है, इसलिए भी नहीं आ पाए। तो कुछ उधर की बात करें, कई बात तो हम लोग जान पाए, देखिए, लेकिन जो चीजें रह गई। जी। तहजीब का मतलब क्या है? तहजीब का मतलब ये है कि आप दूसरे की तहजीब की कदर करें। तो जब मैं कलकत्ते गया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ इस तहजीब को कितना झुक के सलाम करूं। इतनी वाह। गहरी तहजीब थी वहां पर कि आदमी उसके तहजीब के बोझ से, मतलब उस माशरे के बोझ से झुक जाता है। और मुझे लगा कि मुझे तो यहाँ क्या क्या नहीं मिल सकता, ये तो एक पूरा एक खजाना खुल गया। मैं जब अलीगढ़ से गया तो मुझे लगा कि मैं इतना शायरी के करीब आ गया था, और जियोलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ। मैंने कहा यार, इससे तो जरा दूर रहना चाहिए, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से मैं कहीं खो ना जाऊं, दब ना जाऊं, खत्म ना हो जाऊं। तो मैंने कहा जी। कुछ भी करूं, कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी से जुड़ा रहना चाहिए। तो क्रिएटिविटी से जुड़े रहने का जो सबसे आसान उपाय था, या सबसे आसान वो था, करीबी वो प्रोफेशन था, वो एडवर्टाइजिंग का था। बहुत से हमारे जैसे लोग जो आर्ट से ताल्लुक रखते थे या आर्ट से मुतासिर थे, वो आर्ट में न जाके एडवर्टाइजिंग में चले जाते थे। श्याम जी। बेनेगल हुए, मिर्जा हुए, ये सीधे सब लोग, इवन सत्यजीत रे जो उसी कंपनी के हमारे चेयरमैन थे। तो ये आर्ट का कोई, आर्ट की कोई नौकरी नहीं होती थी अलावा इसके कि आप आर्ट कॉलेज में जाके पढ़ाएं। तो ये एडवर्टाइजिंग एक ऐसा शोबा था जहाँ आर्टिस्ट जो कुछ ना कर पा, जो आर्ट में एकदम फौरन डायरेक्टली कुछ ना कर सके, तो वो आर्ट से करीब रहता था। मतलब जी। उसमें कॉपी राइटिंग हुई, डिजाइनिंग हुई, ये सब। और उसमें एक मुझे बहुत मजे की चीज ये लगी कि एडवर्टाइजिंग में सबसे बड़ा मजे की चीज ये थी कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। आपको जी। कुछ बेचना है तो आप ये नहीं कह सकते ये चीज बिक नहीं सकती। तो हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग में ये सीखा कि हाउ टू मेक द मोस्ट, हाउ टू सेल थिंग्स, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट रिसर्च करना चाहिए, किस तरीके से कंपटीशन को समझना चाहिए, किस तरीके से डिजाइन को समझना चाहिए, किस तरीके से कॉपी को समझना चाहिए। तो वो एक बड़ा एक तिकड़मी फन है एडवर्टाइजिंग का। और इसमें जी। बहुत बहुत मजा आता है अगर आप एक बार उसमें मजा लेने लगे। अगर आप उससे परेशान हो जाएंगे तो वो तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो मैंने इससे मजा लेना शुरू किया। फिर एक तरफ तो मैं एडवर्टाइजिंग से मजा ले रहा था, उसकी डिजाइनिंग से, उसकी कॉपी से। और मुझे लगता है जी। सत्यजीत रे भी उससे मजा ले रहे थे, वो भी आर्ट डायरेक्टर थे हमारे। तो एक मजेदार चीज थी। और एक से एक बड़े बड़े पोइट्स वहाँ थे एडवर्टाइजिंग में हमारे साथ। सुभाष मुखोपाध्याय जो बहुत बड़े पोइट थे बंगाली के, वो भी आते थे। बड़े मिस्कीन से थे वो। अब उनकी मिस्कीनियत हमें इतनी पसंद आती थी कि मैं तो उनका आशिक हो गया। जहाँ हम जहाँ सुभाष दा जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूँ उनके पीछे। मुझे लगा ये तो बिल्कुल एक लखनऊ की तहजीब में डूबा हुआ आदमी जो उर्दू नहीं जानता है और बंगाली में अपनी क्या कहते हैं तहजीब को पेश कर रहा है। तो मैं मुझे लगा कि ये कहाँ हम आ गए, कितनी नफीस जगह है जहाँ पर इस तरह की सोच है। और लोग अपने कल्चर को और अपनी सभ्यता को और अपने लिटरेचर को कितना सीने से लगा के रखते हैं, और फिर भी दे आर फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल ऑफ दैट कल्चर। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी जगह हम आ गए। कलकत्ता जो है, क्या है, कलकत्ते का जो जिक्र किया तुमने, तूने है हम नशी, एक मेरे दिल से क्या निकली है, हाय हाय। गालिब याद आ गए कलकत्ता, वाह। जी। कलकत्ते के नाम पे। कलकत्ता वाकई एक बहुत ही एक सीरियस जगह थी, एक बहुत अ, अहम जगह थी जहां पर से हिंदुस्तान का की हिस्ट्री का की तारीख बनती है। बैटल ऑफ बक्सर हुआ और ये किस तरीके से अंग्रेज आए और किस तरीके से पूरा एक माहौल बदला। लेकिन फिर भी बंगालियों ने अपना कल्चर जो था वो दिल के करीब रखा। और मिस्टर रे जो थे किस तरीके से अपनी कल्चर को लेके फिल्में बनाते। तो मैंने सोचा यार ये अगर अपने कल्चर को लेके फिल्में बना सकते हैं
तो क्या हम अवध के कल्चर को लेके नहीं काम कर सकते हैं? अवध का कल्चर का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अवध के कल्चर पे के नाम पे क्या क्या नहीं बनता है, और अवध की खुशबू नहीं मिलती हमें उसमें। तो हमने कहा अवध के सारे कलाकार वहां पहुंचे हुए हैं, अवध के सारे लेखक वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम लोग कोई अवध की खुशबू नहीं महसूस कर सकते हैं उनके काम से। क्या बात है? ये उस वक्त एक ख्याल हुआ। फिर उस वक्त मैं किसी काबिल भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मेरा दिल पोइट्री से धड़कता है, और इतना मैं जानता था कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे मिल के मुझे एक मेरी रूह को एक सुकून मिलता है, जो अगर मुझे लगता है अगर मैं कलकत्ते ना गया होता तो मुझे वो रूहानी रपो कहीं और किसी और जगह पे नहीं मिलता है हिंदुस्तान में। अगर मैं कलकत्ते के बजाय बम्बई गया होता तो कुछ कहानी अलग होती, या कलकत्ते के बजाय मैं दिल्ली आया होता तो कहानी अलग होती। कल मैं अलीगढ़ से कलकत्ते गया, ये बहुत बड़ी, ये किस्मत की बात है कि मैं कलकत्ते गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये मैं तो किसी भी काबिल नहीं हूँ, क्या कर सकता हूँ यहाँ पर? सिर्फ इसके लिए टाइम पास कर सकता हूँ, कुछ मजे ले सकता हूँ। तो फिर मैं खिंचा अपने आर्ट की तरफ। एक छोटा सा कमरा था मेरा चौरंगी रोड पे, चौरंगी लेन पे, चौरंगी रोड पे, और उसमें मैंने अपनी धीरे 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 करके पेंटिंग शुरू की। तो कम से कम मुझे, मैं अपने को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू पहचानने लगा कि मैंने कहा कि कम से कम कोई तो चीज़ है जिससे मैं अपने को कह सकूं कि ये मैं हूँ, या इसमें अपने को देख सकूं। तो मैंने पेंटिंग शुरू की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सी होगी पेंटिंग। तो फिर मैंने 68 में एक शो किया कलकत्ते में, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, और उस इत्तेफाक से वो काफी सराहा गया। वहां पर कलकत्ते में अलग अलग तरह के लोग, अलग तरह की कम्युनिटीज बसती हैं, और आप किसी भी कम्युनिटी का कोई भी कॉम्बिनेशन लेके एक अपनी जिंदगी का एक पूरा ढांचा बना सकते हैं। तो उसमें एक तो अंग्रेजों की कम्युनिटी है, जो मैनेजिंग एजेंसी कल्चर था, जो बड़े बड़े मैकमिलन बेरी है, एंड्रू यूल है, इस तरह की कंपनी है जिसमें अंग्रेज मैनेज करते थे। उसमें कुछ अंग्रेज मेरे बहुत करीब आ गए, जो मुझे मतलब बहुत ही उनसे उनसियत हो गई। तो उन्होंने कहा कि उन पेंटिंग देख के वो इतना खुश हुए, उनका कि हम लोग आपकी पेंटिंग को विल प्रेजेंट योर पेंटिंग। तो हमारे एक दोस्त थे पीटर लेगेट, तो उन्होंने हमारी पेंटिंग की एग्जीबिशन प्रेजेंट की। और वो हमारे बच्चे के गॉडफादर भी है, मुराद अली के। और एक ही दिन उनका डेट ऑफ बर्थ था, 20 सितंबर का। जी तो जी। पीटर ने हमें हमारी एग्जीबिशन प्रेजेंट की। एक दूसरे थे, बहुत से लोग थे जो मतलब जिन्होंने हमें एक हमारे फन को एक पहचानने की कोशिश की। तो उसने बहुत मुझे ताकत दी कि कोई तो है जो हमारे फन को पहचान रहा है। तो ये ये जो तकवीत मिलती है कि फन को पहचानने की, इससे आदमी बहुत बहुत मतलब मंजिलें पार कर लेता है। और बहुत मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसे कम मौके मिलते हैं कि इंसान के फन को सराहा जाए, इंसान के फन को अ, पहचाना जाए। लेकिन इत्तेफाक ये है कि कलकत्ते में ये मुझे इसका एहसास हुआ। और और ये भी एहसास हुआ कि फिल्म जो है वो एक बहुत बड़ा मीडियम, क्योंकि वहाँ ये फिल्म फिल्म की बुनियाद पड़ रही थी उस वक्त। एक जो एक मॉडर्न सिनेमा था, सत्यजीत रे का, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, ये सब जो लोग थे, जब एक आप अंधेरे हॉल में जाते थे तो लगता था कि ये पता नहीं क्या जादू सामने आने वाला है। तो ये इस जादू के चक्कर में तब से मैं पढ़ा हूँ कि अंधेरे से जो जो एक रोशनी निकलती है और उससे जो इमेजेस बनने लगती हैं पर्दे पर, एक खास सेल्यूलॉइड की खुशबू आती है और लोगों की आंखों में चमक आती है। तो मुझे लगा ये एक पता नहीं क्या चीज है ये। और मुझे तब से एक दिल में एक उमंग पैदा हुई कि फिल्म जरूर बनाना चाहिए, और फिल्म ऐसी बने कि जिससे हम अपने दर्द को समझ के दुनिया के सामने पेश कर सकें। अब क्या है दर्द,
क्या है फिल्म, क्या है, कब बनेगी, क्या। लेकिन समझिए भी एक बीज पड़ गया था उस वक्त। अ, और वो कलकत्ते के माहौल में उस बीज का पड़ना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है बहुत से लोगों को कलकत्ते ने बहुत कुछ दिया। जैसे इवन वाजिद अली शाह, उनको हालांकि वो बड़े आ, बुरा दौर गुजरा होगा कि कहाँ नवाब बच गए और कहाँ एक मटिया बुर्ज में जिंदगी गुजार ली, लेकिन उनको यकीनन उनके फन को कदर मिली। और उसका असर वहाँ आपको अभी भी वाजिद अली शाह का असर आपको मिलेगा कलकत्ते में। और भी बहुत से लोग हैं, जैसे गौहर जान है। गौहर जान अगर कलकत्ते ना जाती तो वो वो कुछ ना होती। तो कलकत्ते में एक एक तरीके का एक रेनेसांस, एक तरीके का एवोल्यूशन हो रहा था, वो कम जगहों पे हो रहा था। क्योंकि हर चीज जो है, देखिए, राजा महाराजा की पेट्रनेज से नहीं होने वाली थी। अभी जब तक के अवाम में एक तहजीब और तमीज ना पैदा हो फन को समझने की और फन को उभारने की, हम लोग किसके सहारे क्या कर सकते हैं। और सरकार का जहां तक मामला है, सरकार की बहुत महदूद सोच होती, क्योंकि वो चाहते हैं, जो अफसर होते हैं वो चाहते हैं कि हम वही काम करें जो हम अपने दौर में कम करके पूरा कर सके। वो ये नहीं सोचते कि हम एक बीज बोएंगे जो जिसका एक पेड़ निकल के आएगा और पूरे समाज वो को लाभ पहुंचाएगा। तो इतनी नहीं सोच होती है किसी में, सरकार में। मैंने बहुत गौर से, मैंने बहुत काम किया है सरकार के साथ। और सरकार जरूरी भी है, और सरकार बिल्कुल है जरूरी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो कलकत्ते का दौर मुख्तसर शब्दों में ये था। और यहाँ पर मेरी, तकरीबन कुछ एक साल ही रह पाए वहां। देखिए, इंसान के लिए एक निगाह काफी हाँ। होती है। जी। हरी बारी सलीसा का के बारे में ये कहा जाता था कि वो जी। अगर एक ट्रेन जा रही होती है, उस पे उनकी निगाह पड़ती थी तो पूरी की पूरी ट्रेन उनकी मुरीद हो जाती। तो एक निगाह बहुत होती है एक जी। आदमी को बदलने के लिए। तो कलकत्ते का आप ये कहीं कम गुजरा वक्त, मुझे लगता है बहुत गुजरा। मैंने बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ जी। हासिल कर लिया, और वो चीज मेरे अंदर है जो मैं कभी भी उसका हिसाब दे सकता हूँ। जी। और इसके बाद फिर आप बॉम्बे की ओर रुख करते हैं, बॉम्बे बीच की में ओर गमन करते हैं। मैं दिल्ली भी आया, और फिर दिल्ली से बॉम्बे गया। सन 70 में मैं बॉम्बे गया। कलकत्ता से तो बाद में फिर, फिर दिल्ली आते हैं। हाँ, दिल्ली आया मैं साल 10 साल के लिए। 69 में कुछ महीनों के लिए फिर बॉम्बे गया। जी। और बॉम्बे जो था वो मेरा एक तरीके से शहर बन गया। और बॉम्बे में मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या मतलब क्या क्या जी। नहीं देखा। और बॉम्बे भी एक बड़ी अजीब जगह है। तो बॉम्बे को समझना और बॉम्बे को महसूस करना पूरी दुनिया है। जैसे गमन भी एक तरीके से देखा जाए तो बॉम्बे का एहसास है। जी। एक अवध के अ, असहाय अ, लड़के का बॉम्बे में क्या ख्वाब हो सकता है, और कैसे वो ख्वाब जो है वो उसके पड़ाखे उड़ सकते हैं। ये बॉम्बे ही में आके मुझे ख्वाब की अहमियत और ख्वाब के टूटने की अहमियत का एहसास हुआ। कलकत्ते में मुझे लगा ये नहीं रह हुआ। लेकिन ये भी होना जरूरी था कि ख्वाब कैसे बनते हैं और कैसे उनके टुकड़े होते हैं। ये मुझे बॉम्बे में हुआ। लेकिन मुझे देखिए, ऊपर वाले का काम है कि मैं एक अच्छी जगह पे बैठा था। मैं सड़क पे मैंने स्ट्रगल नहीं किया जैसे लोग अक्सर करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं बॉम्बे में। मैंने जो स्ट्रगलिंग देखी है बॉम्बे में, लोगों की रूह फना हो जाती है। मतलब जी। ऊपर वाला बस वो स्ट्रगल बॉम्बे का किसी को ना दिखा। लेकिन मैंने दूसरे तरीके से स्ट्रगल किया। मैंने उसको समझ के उसको बदलने की कोशिश की। उसके स्ट्रगल में मैं पिस भी गया। लेकिन वो स्ट्रगल तो है एक अलग ही
स्ट्रगल होता है जो एक आता है आदमी बम्बई में और चाहता है मैं बड़ा एक्टर बन जाऊं या बड़ा डायरेक्टर बन जाऊं। तो मैं किसी कुछ बनने नहीं गया था बॉम्बे, मैं तो तरीके से एक जॉब में गया था एयर इंडिया के साथ। और एयर इंडिया जो था वो उस वक्त इट वाज द ग्रेटेस्ट कंपनी इन द कंट्री, जिसको उसकी जो इमेज थी वो उस वक्त किसी कंपनी की नहीं थी। एक अजीब जगह थी और मुझे उस वक्त अच्छा ये देखिए बम्बई में आप बहुत मजे मजे के लोग मिलते हैं, खासतौर से जो एक पारसी तबका है उनमें एक अजीब सा से तेवर है, अजीब से मतलब अजीब सा मजाक है और अजीब सी हिम्मत है। और वो हिम्मत आती है सक्सेस से, हिम्मत आती है उनकी बिजनेस एक्यूमेन से। जैसे जी। इंडिया जो था वो उसमें जो मजाक और हिम्मत थी वो टाटा की थी, जेआरडी टाटा की थी, वो बॉबी कोका की थी, वो नरी दस्तूर की थी। ये लोग जो थे वो बहुत अ, मजे के लोग थे और हिम्मत के लोग थे और दूसरों को हिम्मत देते थे, जो मैंने कहीं नहीं देखा। अभी मेरे दस्तूर बॉस जो थे मिस्टर नरी दस्तूर, उनके सामने मैं कोई भी प्रोजेक्ट ले जाता था तो एक 3 शब्द लिखते थे, गो फुल स्टीम अहेड। अब बताइए एयर इंडिया वाह। में कोई किसी आइडिया को लेके जाए और आपका बॉस लिख दे गो फुल स्टीम अहेड, इतनी वाह। बड़ी चीज। एयर इंडिया कोई मामूली चीज नहीं थी, जी। सैकड़ों ऑफिस पूरी दुनिया में। और हम लोगों ने कितना हिंदुस्तान का कल्चर दुनिया में पहुंचाया है एयर इंडिया के जरिए से। कितनी पेंटिंग्स हम लोगों ने खरीद के अपने ऑफिस में सजावट और लोगों के मैनेजर के घर में सजावट के लिए दी लेके रखी। पता नहीं कितने पेंटर्स को हम लोगों ने पैट्रनाइज किया। उस वक्त हम लोगों ने जो पेंटिंग्स खरीदी हैं, मैं था तब, आप सोच ही नहीं सकते हैं। जे स्वामीनाथन, राम कुमार, गायतोंडे, तैयब मेहता, ये सब लोग मतलब हमारे स्टूडियो में भरी हुई थी इनकी पेंटिंग। उस वक्त कोई इनको पूछता नहीं था। तो वो एक दौर था एयर इंडिया का जिसमें मैंने आंखें खोली और हिम्मत मुझे मिली और मैंने गमन के बारे में, जी। गमन के बारे में मैं कहीं भी बैठ के नहीं सोचा। और जब मैंने परमिशन ली गमन बनाने की तो लोगों ने कहा कि ये गमन बना रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो मिस्टर टाटा ने कहा जब लोग हॉकी खेल सकते हैं अपने लीव में या कुछ कर सकते हैं तो मुजफ्फर गमन बना सकता है, इससे तो हमारी इज्जत होगी। और गमन बनी और हमारे एयर इंडिया ऑडिटोरियम में उसका प्रीमियर हुआ नीचे। वाह। तो ये हिम्मत तो उन्होंने दी हमें। और एक बहुत ही मतलब मुझे ऐसा कहना चाहिए बहुत ही छोटी फिल्म थी, उसकी कोई बहुत ही उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन कम से कम हमें हिम्मत तो मिली यहाँ से कि आप ये काम कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मुझे इंडिया से सहारा मिला। वो खैर गबन बनाने के अपने मतलब मरहले थे, मंजिला थी और जो भी हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन द फैक्ट दैट आई कुड डू इट sitting in Air India was also a big thing. It was a great, shall I say, एक कॉर्पोरेट पेट्रन, मतलब जिसे कहना चाहिए पेट्रनेज कहिए, पेट्रनेज यस, इनकरेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा तमगा इनको मिलना चाहिए, जितने भी इस जी। वक्त के हमारे अफसरान थे, मिस्टर जी। कुका, टाटा, ये सब लोग खुलापन था उनमें। बहुत खुलापन खुला। था और हाँ, नए लोगों को एक्सेप्ट कर रहे थे, उन आपके कामों को। आप तो नए ही थे, हमको ऑफिस से पता बाहर नहीं। के कामों को भी एक्सेप्ट हाँ, कर रहे थे, क्योंकि तो बहुत बड़ी बात। उनके लिए पूरा देश एयर इंडिया था। जी। उनके लिए तो हिंदुस्तान एयर इंडिया था। उनको लगता था कि अगर कोई हिंदुस्तान आएगा तो एयर इंडिया की कुर्सी पे आएगा, बैठ के सीट पे आएगा। तो हिंदुस्तान को खींचने की कोई भी जिद्दत उनके लिए बिजनेस थी। ये देखिए क्या सोच थी उनकी उस वक्त कि, और उनको लगता था कि एक सीट खाली गई हवाई जहाज में तो इट्स लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात पैदा कर दी कि हिंदुस्तान में हम क्या क्या आकर्षण नहीं है जो हम
दुनिया के आगे पेश करके लोगों को यहाँ खींच सकते हैं। ये बहुत बड़ी सोच थी उनकी, जो अगर ना होती उनमें तो मुझ तक नहीं पहुंचती वो सोच। और ये सोच मेरे साथ जब तक मैं एयर इंडिया में रहा हूँ, ये सोच मेरे साथ रही है। और मैं इस सोच में क्या कहते हैं, नई नई शाखें, नई नई बातें पैदा हुई। अब जैसे मैं जब पब्लिसिटी से कल के मैं फिर मैंने डिपार्टमेंट शुरू किया, कांग्रेसेस एंड कन्वेंशन था। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस करें हिंदुस्तान में, तो जो आएगा उसको अटेंड करने वो एयर इंडिया पे आएगा। तो हमने एक नई तरह की बिजनेस शुरू की। और वो कोई कहीं किताब में नहीं लिखी थी, वो सिर्फ एक एक इंट्यूशन, एक पैशन और एक उससे जुड़ी थी। फिर मैंने कश्मीर में कॉन्फ्रेंस सेंटर की तजवीज़ की, जो आज बन गया है। उससे अच्छा मेरे ख्याल में कश्मीर में कोई प्रोडक्ट नहीं है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर और सेंट्रल लेक व्यू होटल, वो ये था कि हिंदुस्तान में 365 दिन का कन्वेंशन टूरिज्म का एक सीजन में स्टैब्लिश हो जाए। तो वही देख के हमारे बॉस ने कहा, गो फुल स्टीम है। तो ये ताकत जो हमें एयर इंडिया से मिली थी, एक कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ विद एन आर्टिस्टिक थ्रस्ट, वो मेरे बहुत काम आई। आज भी मैं सोचता हूँ तो मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ। फिर गमन की कहानी एक अलग ही कहानी है। वो एक चीज बिल्कुल अलग है, अलग एहसास के उसके दर्जात हैं। अलग कैसे उसकी कहानी अंदर पैदा हुई, कैसे उसको मैंने महसूस किया। 18 फ्लोर से नीचे बैठ के जब मैं देखता था एक, एक टैक्सी की टीम की छत के नीचे कोई आदमी उबल रहा है, तो वो महसूस करने पे है, ये तो सोचने पे है, ये तो देखने पे है। चांद आरजू भी है, चांदनी कफन भी है। तो हम तो तब के हम थे तब के दीवाने, जब जबान रस्ती थी जिंदगी के लहजे में, अब तो बागपन भी है। तो ये जो एक जिंदगी का लहजा मैं समझा हूँ, और जिंदगी का बागपन का एहसास जो हुआ है, वो अलीगढ़ में रह के, वहाँ की शायरी के जरिए से, और बम्बई में आके एक बहुत ही अजीब ताकत से, मतलब सुबह से शाम तक ये अरेबियन सी का नज़ारा करते हुए मुझे लगता था कि ये कहाँ हम आ गए हैं, और हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक तन्हाई थी उसमें। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीकों, ताहद नजर एक बियाबान सा क्यों है। तो वाह। ये गमन की पैदाइश जो थी, वो इस माहौल में, एक एक इस आज़ादी के माहौल में, एक 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 गम को समझने की, एक दूसरे के गम को समझने की एक प्रक्रिया थी, जो जिसने ग, जिसने गमन की बुनियाद डाली। और फिर कैसे उसके अंदर से गजलें निकली, कैसे उसमें से कलाकार निकले, कैसे कलाकार हम लोगों ने ढूंढे। वो तो एक पूरी जर्नी है उसमें। फिर एक पूरा महाराष्ट्रन कल्चर आता है। बल्कि वो गमन का जो एक महाराष्ट्रन कल्चर है, वो भी एक वो भी गम का एहसास है कि लोग वहां से यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग कहाँ जाए। तो एक टैक्सी ड्राइवर जो यहाँ का है, बाहर का आता है टैक्सी ड्राइवर, वो तो सड़क पे केले भी बेच सकता है बाहर का आदमी। लेकिन जो महाराष्ट्र का आदमी है, वो सड़क पे केले नहीं बेच सकता है। उसको एक एहसास है कि हम यहाँ के, ये जगह हमारी है। तो इसको अरविंद देशपांडे ने इसका रोल किया, जिस पागल टैक्सी ड्राइवर का। उसका लड़का था नाना पाटेकर, जिसको मैंने लिया। तो ये यहाँ का जो एक पूरा कल्चर है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के थिएटर का कल्चर है, महाराष्ट्र के कला का कल्चर है, और किस तरीके से हमने इसको अवध के कल्चर के साथ मतलब काउंटर पॉइंट बनाया। सुलभा देशपांडे थी। तो वो एक उसका भी एक अपना एक नायाब मजा था। और
कैसे मतलब फिर वो पूरा है मामला कि कैसे हमने एक जगह ढूंढी, कैसे एक मतलब गमन का जो एक पूरा एक इको एक सिस्टम है, उसका पूरा जो एक गमन का एक लैंडस्केप है, गमन का एक कल्चर है, उसको बम्बई में क्या है और गांव में क्या है, इसको कहानी के बाद, कहानी देखिए, कहानी एक चीज होती है, लेकिन कहानी के बाद एक फिल्म की अलग दुनिया, वो आपके एहसास की दुनिया होती है। वो दुनिया होती है आपके अल्फाज की दुनिया, आपके ख्याल की, तखयल की दुनिया। कहानी जो है वो तो बहुत जरूरी है, वो तो उसका ढांचा है, लेकिन कहानी के साथ साथ जो अ, आदमी महसूस करता है जगह के बारे में, या उस माहौल के बारे में, वो एक अलग ही दुनिया होती है, जिसको जो एक अलग रास्ता होता है, अलग जिद्दत होती है। अब मैं कितने दिन तक तो मैं बॉम्बे में सड़कों पे घूमता रहा। हमारे दोस्त हैं रिचर्ड होलकर, इंदौर के, उनके साथ हम वो फोटोग्राफर थे, तो हम लोगों ने पता नहीं हर गली कूचे की तस्वीरें ली कि लोग ये इसका इस बॉम्बे का जो एक लैंडस्केप का जो एसेंस है वो क्या है। देखिए, जी जी बड़े बड़े लोगों की दुनिया, बड़े बड़े शहरों की जो लग्जरी है वो एक तरफ, लेकिन एक आम आदमी किन चीजों से उसको सुबह शाम तक जूझना पड़ता है, वो तो तकलीफें होती हैं, वो कोई मजे की चीजें नहीं होती उसको। अगर सुबह से शाम तक उसको अगर एक चीज में मजा आ गया तो बहुत बड़ी बात, बल्कि उसको बेचारे को हर चीज में मजा आता हो। और बड़े आदमी जिसके पास सब कुछ है, उसको किसी में मजा नहीं आता। लेकिन हमको तो उस चीज को देखना है जिसमें एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसका बॉम्बे क्या है, उसको और किस तरीके से उसकी शख्सियत जो है वो, और उसकी सभ्यता, उसका जो माशरा है, खाक पे मिलता जा रहा है। तभी मैंने उसको टैक्सी ड्राइवर बनाया कि वो दर बदर गली कुचों में घूमता हुआ, खाकी कपड़े पहने हुए, उसकी कोई औकात नहीं है, पीछे कोई नया शख्स हर लम्हे आपके बैठ जाता है, यहाँ चलो, वहां चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। तो वो एक उसकी एक जिसे कहना चाहिए एक कैफियत होगी उस आदमी की। एक तरफ तो किसी जगह से उसका कोई ताल्लुक नहीं, और जिस जगह से उसका ताल्लुक है वहां वो नहीं जा पा रहा है अपने गाँव। तो ये इस चीज की जो डायकॉटमी है वो एक मैंने कोशिश की ढूंढने की, तलाश करने की, और उसको सिनेमैटिकली पैदा करने की, क्योंकि मैं मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि जी कैमरे के पीछे कैसे जाए। कैमरे के पीछे जाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो सब कुछ होता है फ्रेम, फ्रेम भी चलता रहता है, तो जी उसके पीछे, फ्रेम के पीछे एक दिमाग चलता है, एक दुनिया चलती है, जो इमेजेस को खींच के सेल्यूलॉइड पे आपको देती है। तो उसको कैसे हम हम्म, पकड़ें, उसको कैसे हम पेश करें, ये एक फिक्र थी। तो मैंने पूरी फिल्म को स्केच किया, A to Z। मैंने कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं एक फ्रेम भी, पता नहीं कहाँ पर। मैंने कहा फ्रेम ही सब कुछ है, तो मैं फ्रेम का बाप हूँ। तो मैंने एक फ्रेम को फिर मैंने एक मूविंग इमेज के तौर पे देखा कि ये शॉट है, शॉट में पहला फ्रेम ये है, आखिरी फ्रेम ये है, ये कट करके जाता है उस फ्रेम में, और उस फ्रेम से पहला फ्रेम निकलता है, वो घूम के जाता है इस फ्रेम पे कट होता है, और वो फिर जाके कहीं और जाके जुड़ता है। तो हर कट में जो एक इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, एक एहसास की जरूरत होती है, तो उसको उसकी उस उसको उस पे हावी होने के लिए मैंने कहा मैं स्केच करूंगा, क्योंकि मेरे पास अलावा स्केचिंग की कोई दूसरी ताकत नहीं है। जैसे मैंने शुरू किया कलकत्ते में कि मैंने सोचा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं स्केच तो कर सकता हूँ। तो जब मैंने कहा ये, जब मैंने बीड़ा उठा लिया है फिल्म बनाने के लिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको करने के लिए अलावा मेरा कलम। तो मैंने कलम से उसको एक को- पूरे को फ्रेम करने की एक कोशिश, और जो तस्वीरें हमने और रिचर्ड ने ली थी उनको मैंने पिरोने की कोशिश की।
फिर एक अपने जो तखय्युल थे, अपने एहसास जो थे, और जो शायरी और म्यूजिक में भी एक अदीब कैफियत पैदा करनी थी। एक अनजान आदमी, एक अनजान शहर में लोग मुझसे कह रहे थे आप किसी बड़े सिंगर को लीजिए। मैंने कहा नहीं, बड़ा सिंगर नहीं, वो फिर वो हो जाएगा। हमें तो एक खोई हुई आवाज चाहिए। हमें तो एक ऐसी आवाज चाहिए जो जिसकी कोई पहचान ना हो। मैंने हरिहरन और सुरेश वाह। वाडकर को लिया, और हमारे साथ जयदेव जी थे। और अब जयदीप जी भी सोच रहे थे क्या फिल्म बना रहा है, इसमें कोई लिप सिंक नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई हीरो नहीं है जो गाना गा रहा हो। तो उस पे हम थोड़ा सा उनको डॉज देते रहते थे कि ये कहीं कहीं फिसल न जाए, क्योंकि सारे गाने बैकग्राउंड के हैं। दैट वो उनके कुछ समझ में नहीं आता कि बैकग्राउंड के गाने कैसे हो सकते हैं। पर वो क्या करते, जब उनकी मंजिल से निकल गए तो हम भी कुछ भी करें, जब बैकग्राउंड में रखें या ना रखें, तो एटलीस्ट। लेकिन जब तक हम उनके साथ थे, एक अजीब सी अ, मस्ती थी, एक अजीब सी जिद्दत थी। और इनमें बहुत, मैं बता नहीं सकता हूँ कि जयदीप जी में क्या, मतलब ही बस सो लिरिकल कि मैंने इतना उनसे हासिल कर लिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जयदीप से जो मुझे मिले, जो मुझे म्यूजिक का एक सेंस, मैं म्यूजिक का सेंस तो बटोरता चला आ रहा हूँ हर जगह से, लेकिन जो पहली फिल्म से मुझे म्यूजिक का एक सेंस मिला, और फिर उनसे बहुत सी हुज्जतें भी मेरी हुई। मैंने कहा हीरा देवी मिश्रा से ये गवाना है, वो करना है, वो करना है, रस के भरे तोरे नए। तो उसमें कुछ उनके कॉम्प्रिहेंशन में बातें आई नहीं आई, लेकिन जो उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, वो मैं उसका जवाब ही नहीं है दुनिया में। उन्होंने क्या चीज बनाई है, रस के भरे तोरे नैन, आजा समरिया तो है गरबा लगा लूं, रस के भरे तोरे में। और वो जाहिर है, उसका इंतखाब मैंने किया शीला जी देवी मिश्रा से। मैंने कई चीजें गवाई, और फिर मुझे लगा कि ये जो है, ये गमन की नब्ज है। अरे पथिक गिरधारी सुन, इतनी कहियो टेस, क्या पर वो जो एक बात थी, तो वो धीरे धीरे उनके समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर तर्जों पे भी मुझे चाहिए था वो एक मतलब एक अनजान सा शख्स, कोई शक्ल है ना, न जिसका कोई वजूद है, लेकिन एक एक दर्द है हवा में। और कैसे वो, मतलब एक ट्रैफिक की रिदम है, और ये सब चीजें थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको वो उन्होंने पकड़ लिया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, वो गाना सुनता हूँ, तो मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि यही है बम्बई। बम्बई और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक परेशान शख्स। और इस गाने ने तो बिल्कुल उसको, मतलब इस दर्द को, इस गम को बिल्कुल उजागर कर दिया। बल्कि मेरे वाले जब सुनते थे इस गाना, तो कहते थे टेल मी अ ब्लडी रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन तो हमारा हमारी आबला पाई का जिक्र कर देना, थका हुआ जो कहीं तुमको इनकलाब मिले। तो वाह। वो बातें थी। लेकिन सवाल यही है कि फिल्म में कितना आप दर्द डालते हैं, कितना दर्द आप पहचानते हैं, कितना दर्द किस चीज में इनहेरेंट है। जैसे खाना पकाते हैं ना, हर खाने में जो भी चीज पकती है उसकी अपनी अपना जायका, अपनी तासीर, अपना सब कुछ होता है। तो उसको हम कैसे परोसें, ये हम लोगों का काम होता है। जी, इतनी सारी चीजें आप लेकर चल रहे थे, और कितनी कम उम्र थी, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी उस समय, और फिर भी इतने जो महारथी लोग थे संगीत के, जयदेव जी की बात कर रहे हैं और नए गायकों की बात कर रहे हैं। तो
उस उम्र में इतनी सारी सोच को लेकर चलना आसान नहीं था और कई बार डायरेक्टर अपनी इस सोच के साथ इतना बोझिल हो जाता है कि काम ही नहीं कर पाता है, काम को ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। आपने उसे भली-भांति एग्जीक्यूट किया, उसके गाने हिट हुए, वह फ़िल्म हिट हुई, तमाम तरह के पुरस्कार मिले। यह एक बड़ी बात है मुज़फ़्फ़र साहब कि इस तरह से उन गहन अनुभूतियों को जो इतनी सघन रूप में आपके भीतर थी, उसको आप नौकरी भी कर रहे हैं, ऊपर से आप देख भी रहे हैं, खुद कहीं न कहीं उतना भटक रहे हैं, एक-एक स्केच बना रहे हैं। ये स्केच ही कितने जमा हो जाते होंगे, अगर हम भी हैं स्केच की जो तो एक बहुत देखने की बात है साथियों कि फ़िल्म कैसे बनती है और डायरेक्टर, सिनेमैटोग्राफर कई लोग सिनेमैटोग्राफर को ही डायरेक्टर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिनेमैटोग्राफी और डायरेक्शन 2 भिन्न चीज़ें हैं। कई बेहतरीन डायरेक्टर, कई बेहतरीन सिनेमैटोग्राफर भी हैं, लेकिन जो एक आम धारणा है लोगों में, जब इस बात को लोग सुनते हैं और समझते हैं मुज़फ़्फ़र अली जी की बात को, तब समझ में आता है कि नहीं, इस पूरी बुनावट को फ्रेम दर फ्रेम, सीन दर सीन आगे बढ़ाना और उसे एक अंजाम दे देना, लोगों तक ले आना, यह काम डायरेक्टर का है। सिनेमैटोग्राफर हो तो यह एक संयोग की बात है। डायरेक्शन तो एक फुल वर्क है। हर विधा में डायरेक्टर घुसा हुआ है। एक आध बार किसी संवाद में, किसी डायलॉग में, किसी इंटरव्यू में, किसी सिलसिले में आपने यह बात भी मजाक में ही सही कही थी कि क्या पता मुझे उमराव जान पहले बनानी चाहिए थी। कुछ इस तरह की बात मैं कहीं सुन रहा था किसी संदर्भ में। तो उमराव जान पर आते हैं जो आपकी दूसरी फ़िल्म है और जो आप हम सभी जानते हैं इतनी चर्चा हुई, इस एकाग्र में भी हुई और सालों से हो रही है उस फ़िल्म की, उसके हर काम की, उसकी हर बारीकी की। तो कुछ और नई बातें, बहुत सारी चीज़ें तो लोग जानते हैं, कुछ और ये डायरेक्टर्स का जो कुछ से है। जी। और जैसे आपने गमन के फ़िल्म को जो आप पटल पर लाते हैं, उससे पहले उस पूरी फ़िल्म को आप जी रहे थे। ज़ाहिर है कि हम जानते हैं पूरी कहानी कि उमराव जान जब आपने उपन्यास पढ़ा, तो आप उसको भी जी रहे थे। उस टेप को बार-बार सुन रहे थे। कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको पोक कर रही थीं। फिर उसका कैसे क्या ख़्याल आया और फिर कैसे उसको अमली जामा पहनाए? जी। लेकिन ऐसा है कि मुझे ये भी नहीं एहसास होता है कि मैंने गमन पहले बनाई या उमराव जान पहले बनाई। मुझे अभी व्हेन यू लुक बैक हो सकता है मैंने हाँ, आप कहीं उमराव कहें, जान इस बात को आपने पहले भी कहा है, इसलिए मैंने इसको कोट किया आज। जी, जी। लेकिन उमराव जान जो थी वो एक तरीके से देखा जाए वो 100 बरस पहले का गमन थी। वो भी हाँ, एक एहसास बिल्कुल। था, मतलब अपने ठीक जड़ों से हिलना जो है उसको मैं बहुत बड़ा गम समझता हूँ। और जो जिसने भी इस जो इसका जो भी जिसने भी किसी को जड़ों से हिलाने की कोशिश की वो मुझे लगता है सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है। चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो या कुछ भी हो, अगर आपने किसी बेसहाय आदमी को उसकी जड़ से निकाल के कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां वो पनपे ना पनपे उसका कुछ पता ना चले, ये बहुत बड़ा एक गुनाह है। तो उमरौजान में भी एक तरीके से देखा जाए तो ये उन्हीं मतलब उन्हीं लोगों का दर्द है जो जड़ों से उखड़े हैं। ये लड़की जो असहाय लड़की है और किस तरीके से ये कोठे पे जाके एक उसकी अपनी एक शख्सियत बनती है, एक क्रिएटिव शख्सियत बनती है, क्योंकि क्रिएटिविटी जो है वो एक इंसान को बहुत बड़ी ताकत देती है। और इसको इत्तेफाक से कोठा कुछ भी कहें, कोठा एक बहुत बड़ा क्रिएटिव न्यूक्लियस होता है जहाँ पर अदब, तहजीब,
पोइट्री, गायन, नृत्य, इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा आदमी को वो मिलता है, जी इदारा मिलता है। तो इसमें बहुत से लोग हैं, वो एक बहुत अपना एक कॉमन प्लेस जगह बनाते हैं, और बहुत से लोग हैं जिनमें अंदर मादा है, तो उसी पोइट्री को लेके, उसी कथक को लेके, उसी गायकी को लेके वो कहाँ से कहाँ बात को पहुंचा देते हैं। वो कई मंजिलों से गुजर जाते हैं। तो इसमें एक लड़की की कहानी है जो इसी इसी फन को लेके वो कई मंजिलों से गुजर गई। और मंजिलों से गुजरना इतना जहनी तौर पे तो आसान है, लेकिन दुनियावी तौर पे इतना आसान नहीं होता है। एक माहौल में एक लड़की कितना आगे जा सकती है, क्या क्या चीजें उसको रोक सकती हैं, क्या सोशल स्टिग्मास हैं उसके तवायफ होने के, और किस तरीके से वो उसका इश्क भी नाकाम होता है, और किस तरीके से वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो उसके जो आप चकनाचूर होते जाते हैं, और वो चकनाचूर जितने चकनाचूर होते हैं उतने ही ज्यादा वो उसमें उसकी क्रिएटिविटी में निखार आता है। जो हमें उसकी शायरी से पेश करना था, तो उसकी शायरी जो है वो उसकी दास्तान है, उसकी मंजिलें हैं, जो उसका पूरा एक ट्रेजेक्टरी और ग्राफ बनाती है। तो उसकी जो शायरी थी वो उसको भी में उसी तरीके से एक ऑप्टिमिज्म है, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों, या कहिए तो आसमां को जमीन पर उतारना है मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। वाह। उसके बाद जिंदगी जब भी तेरी बद में लाती है, हमें ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है। हमें फिर ये है ना कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस जी बहाने से मगर ढूंढ ली दुनिया, अरे देख ली दुनिया हमने, फिर ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दया। तो ये पूरा एक उसका पोइटिक ट्रेजेक्ट्री है, जो उमराव जान का एक ग्राफ है, जो एक लड़की की एक पूरी दास्तान है। तो इसको तैयार करना, इसको इसके बारे में सोचना, फिर इवेंट्स में इसको डालना, अरे हमारे साथ जो भी जुड़ा, जो भी टीम में था, सबने इसमें ऐड किया। लेकिन एक कैफियत जो हमको तारी करना थी, वो इन्हीं चीज़ों से, हमको इसी दर्द से कहानी बनाना थी, इसी दुख से कहानी बनाना थी, इसी इन्हीं इन्हीं फीलिंग से राग ढूंढना थी। तो बहरहाल एक बड़ा दिलचस्प सफर सफर था जो मैंने इसको मैंने तय किया। उसमें जाहिर है, आप उमराव जान के बारे में तो जितना कम कहें उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों के जी अंदर जिंदा है। लोगों ने इसकी अपनी अपनी तरीके से उसकी कहानी अपने दिलों में बना रखी। तो यही है कि हो गई और बन गई, और मैं खुश किस्मत हूँ कि मेरे साथ इतने अच्छे टैलेंटेड लोग, शहरियार, अय्याम साहब, आशा जी, रेखा जी, शमा, जावेद, ये सब लोग जुड़े रहे कि मैं उसको एक इस जहाज को मैं एक क्या कहते हैं, एक मतलब कैप्टन, पानी कैप्टन की के भूमिका। निकाल सका। और जी लोगों ने उसको मतलब कबूल किया। तो जी बहरहाल ये सब फिल्मों की जो का मामला है, ये सिर्फ एक फनकार से आप कितना ठीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिल्मों में क्या होती है, एक जो ईगो होता है, ईगो से ही फिल्म खराब होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कड़वे हो जाते हैं काम करने में। जी जी तो कड़वापन जो है वो कभी काम नहीं आता है। भाई ठीक है, हर आदमी गलती करता है, हर आदमी वो करता है, लेकिन उसमें, और हर आदमी अगर देखा जाए तो उसमें इतनी मासूमियत होती है कि वो आप जरा सा भी इशारा करें तो वो सीखने को तैयार भी हो जाता है। तो इंसान जो है वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है क्रिएटिव प्रोसेस का, कि उसको आप जितना
मोहब्बत से और जितनी अदब से उससे काम लेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको उसका वो मिलेगा। अब ये चीज़ें मैंने धीरे-धीरे करके सीखी और मैं इनको एक तरीके से बचा के, सँभाल के, अपने दिल के करीब रख के चल रहा हूँ और मैंने कभी समझौता नहीं किया इन चीज़ों से। क्योंकि अगर जिस दिन मैं समझौता कर लूँगा तो मैं फिर फिर मेरी कोई औकात नहीं रहेगी। तो ये है मामला इन फ़िल्मों का। और हमेशा एक देखिए, एक मैंने शुरू में कहा, दुःख से जुड़ना जो है वो सबसे बड़ी मतलब कैफ़ियत है। जी। इंसान में ज़मीन। और वो आपकी हर फ़िल्म में वह कैफ़ियत दिखाई पड़ती है। और हाँ, मुझे एक और चीज़। आता ही नहीं। जी, हाँ। एक चीज़ मैं और यह भी पाता हूँ जब आप पर अध्ययन करता हूँ, कि आप जो लोगों को जोड़ते हैं या जिस पल, जिस शख्स से आप जुड़े हुए थे, आपके ज़हन में कहीं न कहीं उसकी कला, उसकी प्रतिभा, उसका एहसास ज़िंदा रहता है। और कब समय आने पर कैसे उसका हम उपयोग कर सकें, उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें, सही अर्थों में, सकारात्मक और क्रिएटिव अर्थों में, वह आप करते हैं। शहरयार का मसलन उदाहरण ले लीजिए, गमन से लेकर उमराव जान तक और बाद में भी, जूनी में भी वे रहे। तो जिस तरह से उनकी शायरी का इस्तेमाल हुआ, या आज जब लोग आपको जहान खुसरो से जान रहे हैं, मगर हम देखें कि उमराव जान में सारे कलाम शहरयार के हैं, मगर एक कलाम अमीर खुसरो का भी है। तो ऐसा नहीं है कि जहान खुसरो मुजफ्फर अली के जीवन में अब आया है। अमीर खुसरो से आप कब से प्रभावित हैं, और उसकी वानगी हम आपकी फ़िल्मों में देख सकते हैं, जब आप उन कलामों को यहाँ इस्तेमाल में लाते हैं। तो शहरयार हों या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हों, इनसे जुड़ी कुछ यादें भी साझा करें तो अच्छा हो। देखिए, आपने सबको बहुत बोर किया है हमारी आवाज़ सुना के। मुझे लगता है इसको इससे गम को मुख्तसर रखना चाहिए। तो जी, अब ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, खुसरो एक दर्द की आवाज़ है, कमज़ोर औरत की आवाज़ है, मोहब्बत की आवाज़ है और हर कौम की आवाज़ है। खुसरो ने जो हिंदुस्तान के बारे में लिखा है, मुझे लगता है किसी ने भी इतना गहराई से हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की कला के बारे में नहीं लिखा। हिंदुस्तान की तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो वाक़ई काबिले क़द्र हैं। और जब आप एक मिशन में चलते हैं इन लोगों को जोड़ने के लिए, तो आप खुसरो को नहीं देखते हैं, खुसरो जैसे लोगों को देखते हैं। जो खुसरो इज़ अ मास्टर ब्लेंडर। तो उन्होंने इस चीज़ को लेके, उस चीज़ को लेके ब्लेंड किया। जैसे उन्होंने तबला, सितार इन सब चीज़ों के साथ क्या-क्या तख्लीक़ की। तो ये एक ब्रिज भाषा लें या अवधी लें या फ़ारसी लें, हिंदी लें, उन्होंने ज़बान को भी लेके एक कॉमन इंसान के एहसास से जोड़ा है। अब यही चीज़ जो है एक तसव्वुफ़ में एक पूरा एक मूवमेंट बनता है। जो एक तरफ खुसरो, एक मैंने फ़िल्म भी बनाई थी रूमी इन द लैंड ऑफ खुसरो। एक तरफ खुसरो, एक तरफ रूमी, किस तरीके से ये लोग एक सोच के लोग हैं। ति इतने इस दुनिया में शायद 25 साल एक क्रॉस ओवरलैप होगा, लेकिन हज़ारों मील का फासला। 2 लोग किस तरीके से एक ही बात को सोच रहे हैं, एक ही बात को महसूस कर रहे हैं, इंसान के दर्द को महसूस करके एक ही तरह की आवाज़ें और एक ही तरह के अल्फाज़ और साज़ और बंदिशें निकल रही हैं। ये एक अपनी जगह पे एक मिरेकल है तसव्वुफ़ का, जो जिसने मुझे शुरू से तैयार किया और मैं अभी भी उसको लेके चल रहा हूँ। और इसी से मैं हर वक़्त ऐसे शब्दों की, ऐसे कलाम की कोशिश में रहता हूँ जो मैं दुनिया के आगे पेश कर सकूँ, ऐसे कलाकारों के साथ मिल के, कि वो लोगों के दिल में मोहब्बत और नरमी पैदा करें। तो दिल की मोहब्बत और नरमी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आपके अंदर गुदाजी कल्ब नहीं है, सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ट नहीं है, तो आप बेकार हैं। आप रखा क्या, आप दो कौड़ी के आदमी। तो ये चीजों को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए इस फकीरों को समझना पड़ता है, संतों को समझना पड़ता है कि ये क्या है, ये कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये तो हर वक्त दे ही रहे हैं। तो आप में क्षमता है उसको लेने की, तो बहुत कुछ है। अगर नहीं है तो आप, ये कुछ नहीं है। तो यही जहान खुसरो का सिलसिला रहा, यही रूमी का सिलसिला रहा है। कहाँ तक मैं क्या कर पाया, और यही मैंने कश्मीर में जाके सीखा। मैं देखिए ज्यादा लंबा कश्मीर के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो एक बहुत अजीब, एक दर्द भरी दास्तान है। लेकिन मैंने वहां से जो हासिल किया है, और जो मैंने दुनिया को दूसरी शक्ल में दिया है, क्योंकि आदमी हासिल करता है एक तरीके से, और देता दे किसी भी तरीके से सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा, एक तरीके से मैं समझूं कि वो एक मिरेकल है। तो ये सब चीजें फकीरों की देन है। वो बस्ती उजड़ जाए जहां होए ना दरवेश, आबाद है हर शहर फकीरों की नजर से। तो हर शहर में तक फकीर की नजर ना हो, तो वो शहर जो है वो बिल्कुल वीराना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को फकीरों की नजर से देखना सिखाऊं। तो मैं खुद तो नहीं कुछ जानता हूँ, मैं और ही लोगों का काम जो मैंने महसूस किया है, समझा है, वो जहान खुसरो के जरिए से। और भी जो मैंने छोटी छोटी चीजें की हैं, रास्ते बिस्मिल हुआ, रूए जी। अली हुआ, आपदा परवीन की आवाज है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं गाने में और बजाने में, वो एक मेरे लिए, मैं उनका पुजारी हूँ। जब मैं जहान खुसरो होता है, तो मैं सामने बैठ के उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी हाजिरी कबूल कर ले। और सबको मालूम है कि मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो वो आप सोच सकते हैं, जब एक आदमी गा रहा है, उसके सामने एक आदमी बैठा दुआ कर रहा है उसके लिए, तो वो उसके गाने में क्या बात पैदा हो सकती है। तो वो सिर्फ मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि वो बात का असर हो। और मैं दुआ कर रहा हूँ, मतलब सामाइन के लिए इनडायरेक्टली। जब मैं कलाकार के लिए दुआ करूंगा, तभी उसका असर सुनने वालों पे भी होगा। मैं सिर्फ डायरेक्ट सुनने वालों तक नहीं मैं पहुंच सकता हूँ। मैं कलाकार के जरिए से, फकीरों के कलाम के जरिए से, एक माहौल के जरिए से, मैं सामाइन के दिल को मुलायम करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप, ये मुझे लगता है ये काम जो है, ये फिल्मों से परे है, ये फिल्मों से अलग है। और ये सिर्फ वही कलाकार समझ सकता है जो उस मंच पे आ चुका है। उसको मालूम है कि ये किस तरह की, अ, किस जी। तरह की उसके लिए दुआ हो रही है। तो ये है मामला। तब आपने इतना कर दिया हमारे लिए। हमने कुछ भी नहीं किया मुजफ्फर साहब, और सब अपने आप हुआ, सभी की दुआओं से हुआ। मगर जितना भी हुआ, मुझे तो वह कम ही लगता है, जितने काम आपने किए हैं। और उन कामों के पीछे जो गहराई है, जब उसको हम महसूसते हैं, तब बात समझ में आती है। चाहे वो बुनकरों की बात हो, चाहे आपके कोटवारा के शिल्पकारों की बात हो, फैशन डिजाइनिंग की बात हो, उस कला को दूर तक पहुंचाने की बात हो, तमाम छोटे छोटे शिल्प जो आप स्वयं बनाते हैं, जिसकी चर्चा दलेर मेहंदी ने भी की, जिसकी चर्चा मालिनी अवस्थी भी कर रही थी। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो किस किस पर चर्चा देखिए करें। जी। कि आप सिर्फ एक चीज सोचें कि हर चीज जो है वो दुआ है। मैं अगर कोई डिजाइन भी करता हूँ, तो वो दस्तकारों के की उंगलियों के लिए एक दुआ है, कि जी। उनकी उंगलियों में बरकत पैदा हो, और उनकी उंगलियों से हुस्न पैदा हो, जो उनके काम में बरकत दे। और उनको, वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो जी। किसी के आगे हाथ ना फैलाना जो है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और ये सिर्फ फकीर की इनायत है। तो आप भी देख लें, कश्मीर में जितनी भी, जहां भी देखें, मैंने तो कई 18 फिल्में बनाई दस्तकारी पे। तो जहां देखें आपको लगता है किसी फकीर के कदम से वहां दस्तकारी आई है।
और वो एक दुआ की शक्ल में आई। आज हजारों लोग कश्मीर में जो बना रहे हैं अलग 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 चीजें, वो अली हमदानी की कोशिश थी, या इस तरीके के बहुत से आपको मिलेंगे। किसी फकीर को किसी आदमी ने पानी पिला दिया, तो उसने उसको क्या कहते हैं, चिकनकारी सिखा दी, या चमड़े में पे कढ़ाई सिखा दी, जैसे कच्छ में गुजरात में कहा जाता है। तो फकीरों की दुआओं से ही अ, हर फन जिंदा है, और फकीरों की दुआओं से ही हुस्न जिंदा है, और फकीरों की दुआओं से ही इश्क जिंदा है। ये चीजें जो हैं, जब तक हर इंसान को अंदर से ये महसूस नहीं होगी, तो वो इंसान जो है वो मुझे लगता है अंधेरे में है। जिसने अल्लाह ने जिसको इस काबिल किया है कि जो कुछ कर सकता है इनके लिए, उसको हाथ बढ़ा के कुछ करना चाहिए। और आपने कितने प्रयोग किए। अगर हम अंजुमन फिल्म की बात करें तो उसमें आपने शबाना आजमी से गीत गवाए, या अगर हम जहाने खुसरो की बात करें तो जो पॉप गायक हैं या जो लोक गायक हैं उनसे आप सूफी गीत गवा रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर आप स्वयं गानों के लिए म्यूजिक देते हैं। आपकी पेंटिंग ये में तो शुरू से जी। लोगों के दिलों तक पहुंचने की जो एक काविश होती है, लोगों के दिलों के अंदर दाखिल होकर दिलों को जोड़ने के अंदर की जो काविश होती है, वो फिर कोई बाउंड्री नहीं जानती, कोई हद नहीं जानती। वो सिर्फ इतना जानती है कि आप में पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है पूरा, तो आप इस चीज को अटेन नहीं कर सकते। यही तसव्वुफ में मिलता है आपको, फुल सरेंडर। और उसी फुल सरेंडर से आप दुनिया की खिदमत कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप सरेंडर करके दुनिया के आगे हाथ, मतलब हथियार डाल रहे हैं, नहीं, आप दुनिया को एम्पावर कर रहे हैं अपने सरेंडर। तो यही चीज है। बहुत मैं बहुत इसके बड़ी बात। बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। अब यही है कि जो चीजें मैं कर चुका हूँ, आपने सब माशाल्लाह, आपने हमने सबको शुक्रिया भी नहीं अदा किया इस मंच से। इतने मैं भी मोहब्बत करूंगा। से लोगों ने हमारे बारे जी। में कहा, मंजरी ने कहा, मालिनी जी ने कहा, दलेर ने कहा। ये तो मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि इन लोगों को वो करें। लेकिन इन लोगों ने मुझे जितना दिया है, वो मैं ही जानता हूँ कितना हमको मिला है इन लोगों से, और मिलता रहेगा। और इंशाल्लाह यही एक सिलसिला है फन का। जी, सभी मित्रगण देख रहे हैं, और आप जिस तरह से इमोशनल हो रहे हैं उसको भी सब लोग देख रहे हैं। और जो आपने शुरू में ही एक बड़ी बात कह दी स्वाभाविक है। हम जब मैं खुद इमोशनल हो रहा हूं तो आप तो हमसे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि आप तो संवेदनशीलता के एक मतलब पुंज है, एक कलेक्शन है अपने आप में। और आपके सारे काम उसी का एक मैनिफेस्टेशन है, मैं तो यह कहूंगा। तो आपने जो बात शुरू में ही कह दी कि मैं कुर्सी से उठकर नीचे फर्श पर बैठकर सबको सुन रहा था, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और इससे अधिक शुक्रिया और किस तरह से कहा जा सकता है, मुझे तो यह लगता है। बहरहाल काफी चर्चा आपका हुई, शुक्रिया, और शुक्रिया। अधूरी चर्चा हुई, हम इसे अधूरी ही कहेंगे। यह एक व्यवहारिक तकाजा है, व्यवहारिकता का एक तकाजा है कि हम आज आपके इस जन्मदिन पर और आपसे इस संवाद के साथ इस एकाग्र को समाप्त कर रहे हैं। मगर यह एकाग्र मित्रों अधूरा है, और अधूरा ही रहे, उसी में मजा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मुजफ्फर अली जी से सुननी थी, जो एक डायलॉग में संभव भी नहीं है। वैसे ही आपने काफी समय निकाला और काफी बात भी की। कुछ चीजों के बारे और में हमने ज्यादा बोल दिया ना असल में। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोले, कम बोले। लेकिन अब मैं यह समझ रहा हूं कि आप भी और भी चीजें हैं, घर में काम भी है, थकान भी है, कई सारी नहीं, चीजें हैं। मैं किसी के घर मेहमान भी आया हूँ। अरे वाह, इसलिए मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाह रहा हूं। आप लेकिन आपको जितना नहीं, सुने कम है। आपका हक है।
और आपका जो ओरेशन होता है, जहां जहां भी हमने, बहुत सारे आपके वक्तव्य यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और कई जगहों पर आपके ने जिस तरह से वक्तव्य दिए हैं और जिस तरह से इस पूरी तहजीब को, गंगा जमुनी तहजीब को आप साथ लेकर चल रहे हैं और बार बार किसी न किसी रूप में उसको लाते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तो खैर, इस अधूरेपन के ही साथ इस बातचीत को समाप्त किया जाए, क्योंकि आप कहीं और बैठे हुए हैं, तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा जी। मैं एक बैठे बार हुए हैं इधर सभी पे हम। वक्ताओं के नाम ले लूं। मुजफ्फर साहब, मुनीजा हाशमी जी, और शुरुआत से ही चल रहा हूं, शाद अली, आलिया इकबाल नकवी, समा अली, और मंजरी चतुर्वेदी, तलत अजीज, परवीन तलहा, मंसूर हसन, कमर रहमान, जयंत कृष्ण, असगर वजाहत, सत्या सरन, दलेर मेहंदी, वरुण चंदा, मालिनी अवस्थी, मीरा अली जी, आबिदा परवीन, हरिहरन जी, और अपनी जो हमारी चित्रकार और क्यूरेटर रूबी जागृत जी, जावेद सिद्दीकी जी, शमा जैदी जी, और आज इस पड़ाव पर मुजफ्फर अली जी। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार कि आप लोग समय निकाले। मित्रों, यह एकाग्र फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं, विलंबित ही करते हैं। मैं यही मानकर चलता हूं। मुजफ्फर साहब, आप समय निकाले और इस एकाग्र के लिए अधिक से अधिक हमें प्रोत्साहित किया। कई तरह की त्रुटियां भी रही होंगी, कई गलतियां भी हुई होंगी, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं आपसे भी, लोगों से भी। कई सारी चीजें रह जाती हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आदाब। शुक्रिया मुजफ्फर साहब, और हम आपकी इस संवेदनशीलता को समझते हैं, उसे अपने दिल से लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। और यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम अपने एक प्रिय शख्स को, एक इतने बड़े डायरेक्टर को, इतनी बड़ी शख्सियत को हम जब देखते हैं कि उसके अंदर कितना, कितनी कितनी तरह की भावनाओं की नदियां बह रही हैं, तो हम समझते हैं इसको। यही आपकी ताकत है मुजफ्फर साहब। यही जो है वो आपको हम सभी से और हम सभी को आपसे जोड़कर रखती है और आगे भी रखेगी। बहुत अच्छा लगा जब जब जितनी बातचीत हुई। आपकी सरलता से हर बार प्रभावित हुआ, हर बार मोहित हुआ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।